ओके, सो विंड का टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ कोई संबंध नहीं है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो कोई भी अगर मान लो थीटा एंगल से वो प्रोजेक्ट हुआ है, तो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना। यहां पर कोई भी चीज अगर मेरा थीटा एंगल से प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, ये थीटा इधर भी हो सकता है, ये थीटा इधर भी हो सकता है, आई डोंट नो, दोनों का केस थोड़ा अलग अलग बनेगा, उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। यहां पर जो उसका वेलोसिटी होगा v sin थीटा पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और v cos थीटा पर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। v मतलब यहां पे u है, u cos थीटा पर तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। सो जो हमारा v हॉराइजेंटल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, मैं अगर विंड को इस तरफ से फ्लो करवा देता हूं, u/2√2, ठीक है। सो इसका वेलोसिटी आएगी u/2√2 प्लस u cos थीटा, अगर थीटा हमारा लाई करता है बिटवीन 0 to 90, दोनों को इंक्लोज कर देता हूं, ठीक है, समझ में आया। और दूसरा, दिस विल बी इक्वल्स टू u/2√2 माइनस u cos थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 90 to 180। एक में विंड जो है वो हमें फेवर करेगा और दूसरे में विंड हमारा फेवर नहीं करेगा, बट एनी हाउ हमें तो वेटिंग रीजन चाहिए, तो उसके लिए हम जो देखेंगे वो तो 45 डिग्री को ही देखने वाले हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री में जो हमारा हॉराइजेंटल वेलोसिटी होगी दैट विल बी नथिंग बट 3u/2√2, और थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री पे जो हमारा हॉराइजेंटल वेलोसिटी होगी वो होगी -u/2√2। यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफेक्टिवली अगर हम ध्यान दें, जो पहले मेरा प्लस u/√2 से माइनस u/√2 के करस्पॉन्डिंग ये दोनों पॉइंट जो हमारा आया था वो अब ऑब्वियसली शिफ्ट होगा, और शिफ्टिंग को अगर हमें देखनी है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके बाउंड्री में जितने भी पॉइंट्स है सबको विंड का वेलोसिटी तो डेफिनेटली मिली है। अच्छा, ये वाले के करस्पॉन्डिंग जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा दैट विल बी नथिंग बट 2u cos 45, सॉरी sin 45 बाई g। सो यहां पर अगर मैं देखूं तो दैट विल बी √2u/g, और विंड का स्पीड है u/2√2, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा शिफ्ट दिखेगा दैट विल बी u/2√2 into √2u/g, that is u²/2g, that is r/2। यानी देखो अभी भी हर पॉइंट इक्वली शिफ्ट होगा, तो ये जो मेरा बाउंड्री लाइन है वो बाउंड्री लाइन हमारा डिस्टॉर्ट नहीं होने वाली है, वो तो हमारा सर्कल का सर्कल ही रहेगा। हाँ, अंदर पे जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेफिनेटली बदल जाएगा, जो राइट की तरफ है ज्यादा पानी गिरेगी, लेफ्ट की तरफ कम पानी गिरेगी, लेकिन जो हमारा बाउंड्री लाइन है वो अभी भी सर्कुलर ही होने वाला है। बट अब जो ये नया सर्कल है हर पॉइंट r/2 से राइट शिफ्ट हुआ है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारा r है तो ये हमारा r/2 है,
तो ये r/2 को सेंटर बनाते हुए जो हमारा सर्कल बनेगा ऑफ रेडियस r, जो हमारा ये सर्कल बनेगा रेडियस r, दिस विल बी द न्यू वेटिंग एरिया. सो इन प्रेजेंस ऑफ विंड, ठीक है, जो वेटिंग एरिया है is still a circle of radius equals to r, यानी u square by g, and center shifted by u square by 2g. So the blue one will be the new waiting area, जिसका सेंटर r/2 से शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन एरिया अभी भी उतना ही रहने वाला है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा. ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है इस वाले क्वेश्चन में. मैंने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बहुत सारे बॉल्स जो है वो फेंक रहा हूं. मेरा एम जो है उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करने की, ठीक है. तो मैं 150 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल्स इस तरीके से फेंके जा रहा हूं, लेकिन ड्यू टू द शेकिंग ऑफ हैंड और सम अदर रीजन एग्जैक्टली वर्टिकल के बदले बहुत बार एक छोटा सा एरर हो जाती है. मैं ये जानता हूं जो मेरा एरर है वो मेरा ±1 डिग्री के अंदर ही है, ठीक है. यानी वर्टिकली फेंकने जाऊंगा, वो लेफ्ट में 1 डिग्री से चालू करके राइट में 1 डिग्री के बीच में कहीं पर लगभग वर्टिकली फेंक रहा हूं, बट इतना एरर जो है वो डेफिनेटली हमारी हो सकती है. तो सवाल ये है, what will be the probability that a ball will land within a circle that has a radius of 10 centimeter? Assume uniform distribution, यानी मैंने पर -1 से 1 के बीच में जो मैं बॉल्स फेंक रहा हूं, बॉल्स का नंबर सफिशिएंटली लार्ज है और लगभग हर एंगल पे इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स में फेंक रहा हूं. ये मेरा एजम्पशन जो है वो हमारा रहने वाला है, ठीक है. ओके, सो नाउ मैं किस तरीके से निकालूंगा जो यहां से ये हमारा वर्टिकल है. ऑब्वियसली बात है, सबसे दूरी पर वही बॉल जाएगा जिसको मैं 1 डिग्री से फेंकने वाला हूं. यहां पर 1 डिग्री से जो बॉल मैं फेंकूंगा, ये वाला बॉल इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यहां पर जाके गिरेगा. ध्यान देना, ये 1 डिग्री वाला बॉल जो है वो हमें मैक्सिमम रेंज देने वाली है. अच्छा, एक प्रॉब्लम समझो, साइन 1 डिग्री या कॉस 1 डिग्री का वैल्यू कुछ स्टैंडर्ड तो है नहीं, तो वो हमें दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है. तो हमें कुछ बढ़िया सा एजम्पशन जो है वो तो हमें करनी पड़ेगी. अच्छा, आर कितना होता है? ध्यान देना, आर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू v² g इंटू साइन ऑफ 2 थीटा. अच्छा, बेसिकली मैं ये 1 डिग्री जो है इसको मैं एक छोटा सा एरर मान सकता हूं, ठीक है. जो मेरा ट्रू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसके रेस्पेक्ट में छोटा सा एरर मान सकता हूं. अगेन दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली स्प्रेड. सो dr/d theta will be 2v² g into cos 2 theta. ठीक है. सो फॉर स्मॉल वेरिएशन जो मैं dr है उसको मैं डेल्टा r बोल सकता हूं, और मैं जो d थीटा है उसको मैं डेल्टा थीटा बोल सकता हूं. अच्छा, ऑब्वियसली बात है, हमारा r जो है वो 0 है, क्योंकि जो मैं वर्टिकली फेंक रहा हूं उसका तो रेंज तो हमारा 0 है. तो r मैक्स इज बेसिकली डेल्टा r. ये जो है दैट इज बेसिकली r मैक्स,
और डेल्टा थीटा जो है वो है मेरा ±1 डिग्री। एंड ऑब्वियसली बात है यहां पर भी प्लस माइनस है उसके अकॉर्डिंग, लेफ्ट या राइट उसके ऊपर। तो अगर मैं दोनों तरफ मॉड ले लूं तो आर मैक्स जो आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज 2v²/g cos ऑफ 0 डिग्री इंटू मॉड ऑफ डेल्टा थीटा। cos 0 इज 1, सो जो हमारा आर मैक्स आएगा, डेल्टा थीटा हमारा 1 है, डेल्टा थीटा हमारा 1 है। डिग्री 1 मत पुट कर देना, ठीक है ना, डिग्री है वो, हमें पुट करना पड़ेगा रेडियन में। सो दैट विल बी इक्वल्स टू v²/g, sorry, I miss a 2v²/g इंटू 1 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, इतना मीटर हमारे पास आने वाला है। सो दैट इज 2 इंटू 150 इंटू 150 इंटू पाई बाई 180 मीटर। ठीक है, चलो इसका कंप्यूट करते, सॉरी एक जीबी है, ये 0 0 गया, ये 0 0 गया, ये 5 है, ये 6 है, यहां पे इनफैक्ट 3 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 पाई मीटर। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू 25 पाई मीटर, राइट। सो 25 पाई मीटर के एरिया पे ये हमारा इक्वली स्प्रेड रहने वाला है। तो दोस्तों जो हमारा एरिया ऑफ स्प्रेड दैट विल बी इक्वल्स टू पाई इंटू 25 का होल स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर, और जिस पे हमें लैंड करवाना है दैट इज ऑफ अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। सो हमारा जो फेवरेबल एरिया होगा 9/10 का प्रोबेबिलिटी याद करो दोस्तों, ठीक है, जो हमारा फेवरेबल एरिया होगा दैट विल बी पाई इंटू 0.1 का होल स्क्वायर। ये टोटल में यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, हमें चाहिए इतना एरिया पे हिट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है। पाई स्क्वायर ध्यान देना लगभग 10 होती है, पाई स्क्वायर जो होती है वो लगभग 10 होती है, राइट। सो probability P will be the favorable area divided by 25 square into pi square. So it will be a very low probability. ध्यान देना कितना आ जाएगा मेरे पास, पाई स्क्वायर इज 10, तो 10 to the power -3 हो जाएगा, तो 1/6। वैसे अगर मैं निकालूं तो 10 to the power -6 कर लो, ठीक है, ऊपर -4 कर लो, राइट। सो यहां पर क्या है, 100 16 आ जाएगा, तो 16 इंटू पाई 10 to the power -7 दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power of -6। सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी जो कि वो 10 सेंटीमीटर के रेडियस पे जाके गिरे। यू कैन ऑलवेज डू द कैलकुलेशन। मैंने कैसे किया, मेरे ख्याल समझ में आ गया। ऊपर 100 इंटू 100 लिख लिया, तो यहां पे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 16 हो गया, और यहां पर जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 10 to the power -4 करना पड़ेगा, नीचे एक 10 है तो ये हो गया 10 to the power -7। सो द कैलकुलेशन इज प्रीटी सिंपल, फिर भी एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से यही आने वाली है। तो ये स्प्रेड वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों ने अब काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, मेरे ख्याल से ये चीज हमें अब समझ में आ चुकी है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। जो मैं यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट करता हूं जो अल्टीमेटली पॉइंट पी पर पहुंचता है, ठीक है, फॉर अ सर्टेन यू। पॉइंट पी जो है वो दे रखा है 30,40, ठीक है, तो ये पहुंचता है 2.5 सेकेंड पे। वी हैव टू प्रूव दैट देयर इज एन अनदर पाथ टू रीच पी फॉर द सेम वैल्यू ऑफ यू। तो 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो वो यू फाइंड करो कितना है, ठीक है, और दूसरा जो हमारा दूसरा टाइम है वो हमारा कितना होने वाला है।
दैट इज द क्वेश्चन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। दोस्तों यहां पर ध्यान देना, यहां पे हमें थीटा के बारे में कोई आइडिया नहीं है और थीटा से हमें इनफैक्ट नफरत भी है। टाइम को हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो है वो हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम टाइम को एलिमिनेट करते हैं और उस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में थीटा आती है। यहां पर हमें थीटा को एलिमिनेट करना है और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और हमें टी को इनकॉर्पोरेट करनी है। सो वी हैव टू थिंक ऑफ अ वे टू एलिमिनेट थीटा। लेट्स सी, कोई एक जनरल एंगल थीटा पर मैंने फेंका, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो x होगा दैट विल बी u cos थीटा इंटू टी and y will be u sin theta into t minus half gt square that I can always write. So cos theta और sin theta में साफ साफ दिख रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ध्यान देना, जो u cos theta into t है वो तो हमारा x है और u sin theta into t is y plus half gt square. Now simply square and add. Simply square and add. What I will get is u square t square यहां पर मुझे मिल जाएगा, ध्यान देना, और यहां पर जो हमारे पास आ जाएगा that will be x square plus y plus half gt square इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई हैव इज u स्क्वायर टी स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y प्लस लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ g। ठीक है, थोड़ा गंदगी कम हो जाएगी कैलकुलेशन की। सो नाउ वी कैन क्लियरली सी वी आर गेटिंग अ बाइक्वाड्रेटिक, not a general one, but we are getting a biquadratic in t. So if we see, what we are getting is 25 t to the power 4 plus 10y t square minus u square t square plus x square plus y square, that is equals to 0. So, अगर हम ध्यान दें, now 25 t to the power 4 plus minus u square minus 10y into t square plus x square plus y square equals to 0. So basically we are getting a quadratic in t square. We are getting a quadratic in t square. ठीक है, ओके। नाउ अब ध्यान दो, तो ये वाले टी स्क्वायर का दो रूट होंगे, t1 स्क्वायर एंड t2 स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बात है, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा t1 स्क्वायर इंटू t2 स्क्वायर, वो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 25, यानी t1 t2 विल बी रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5. दैट व्हाट वी आर गेटिंग। नाउ वी कैन क्लियरली सी, जो हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा वो हमारा 50 होगा, वो हमारा डेफिनेटली 50 होगा। सो t1 इंटू t2, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? t1 इंटू t2, ये हमारे पास आ जाएगा 50 बाई 5, दैट इज इक्वल्स टू 10। आई होप द कैलकुलेशन इज करेक्ट। फिर भी काफी बड़ा कैलकुलेशन था, एक बार देख लेना। मेरे ख्याल से मैंने कोई गलती नहीं किया हूं अभी तक। या 25 t स्क्वायर इज परफेक्ट। हाँ,
आई होप सो इज करेक्ट, ठीक है, जो भी है मान जाए। सो T1 T2 इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ गया है 10। तो ये अगर हमारे पास 10 है, नाउ T1 जो है वो मेरे पास है 2.5 सेकेंड, T1 इज इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड। तो T2 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। सो आई होप, क्योंकि दूसरा एक टाइम आ रहा है तो ऑब्वियसली सेकेंड पाथ का एग्जिस्टेंस डेफिनेटली हमारी होने वाली है। तो देयर एग्जिस्ट अ सेकेंड पाथ जिसके लिए सेकेंड पाथ का जो टाइम है दैट इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन यहां पर ये उठता है, जो u का वैल्यू हमारा कितना होगा, वी विल अप्लाई द सम ऑफ द रूट्स। सो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर is equals to u square minus 10y. So, u square will be equals to 400 plus 16 plus 6.25. That is 422.25. So, that will be the value of u square. And now we can simply compute. So, u जो होगा that is under root 422.25, तो यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा 20 पॉइंट समथिंग आने वाला है। 2 to the 4 to 22 आ जाएगा नीचे, तो यहां पर 4 आ जाएगा, वो तो कुछ जाएगा नहीं, तो यहां पर तो 20 आएगा, फिर 40 और फिर 2225 होगा, तो 20.5 लगभग समझ लो। तो u का जो वैल्यू होगा वो लगभग 20.5 मीटर पर सेकेंड होने वाला है, ठीक है। एग्जैक्टली तो नहीं होगा, उससे थोड़ा बड़ा होने वाला है, बट स्टिल। अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, ठीक है, देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। जो यहां पर दोनों टाइम इक्वल आ जाए तो यहां पे सिंगल पाथ होगा। अगर मान लो T1 और T2 इक्वल होता है, यानी T1 T2 जो है वो हमारा 6.25 आ जाता, तो इन दैट केस क्या होता है उसके बारे में हम जान सकते हैं। और यहां पर भी ये वाला क्वांटिटी जो है u स्क्वायर माइनस 10y पॉजिटिव आना चाहिए। अगर वो वाला हमारा नेगेटिव आ जाता है क्योंकि वो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर है, तो भी इन दैट केस हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाली है। वैसा कोई u एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी उस पॉइंट से मैं कुछ भी कर लूं, ठीक है, वहां पर मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा, राइट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, मैं ग्राउंड से फेंका, यहां पर g तो है ही है, साथ ही साथ एडिशनल ड्यू टू विंड द बॉल इज गेटिंग एन एक्सीलरेशन ऑफ a। तो सवाल यह है जो मेरा मैक्सिमम रेंज जो है वो हमारी कितनी होने वाली है, और कौन सा एंगल थीटा से मैं प्रोजेक्ट करूंगा जो कि मुझे यहां पर मैक्सिमम रेंज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये वाले क्वेश्चन पे एक तरीका तो ये है, जो मेथड 1 है, मैं एकदम बेसिक से सॉल्व करूं। सो आई विल टॉक अबाउट द फर्स्ट मेथड, ठीक है। लेट्स सी, A has no effect in वर्टिकल डायरेक्शन। हमारा जो वर्टिकल डायरेक्शन है उस पर ये वाला एक्सीलरेशन ए का कोई इफेक्ट नहीं है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं, जो 0 इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमारे पास एग्जैक्टली वही आने वाला है, 2u साइन थीटा बाई जी। हाँ, ऑब्वियसली बात है, रेंज पे अब इसको रेंज जो है वो तो इसको चेंज करने वाला है, क्योंकि x के अलोंग a भी है हमारे पास। तो ध्यान देना, अलोंग x अगर मैं बात करूं, अलोंग x पे अगर मैं बात करूं, तो रेंज r जो होगा दैट विल बी u cos थीटा
इंटू टी माइनस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। सो मेरे पास जो रेंज आ जाएगा आर, दैट विल बी सॉरी इट विल बी अ प्लस, सॉरी ए इस तरफ है, सॉरी 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 au स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा टोटल रेंज। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, इसमें मैं डिफरेंशिएट करके कर सकता हूं, लेकिन आई हैव अ बेटर मेथड। प्लीज सी, इट इज यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा प्लस ए u square by g square into 2 sin square theta can be simply written as 1 minus cos 2 theta. So the range I am going to get is a u square by g square plus a u square by g square अगर मैं कॉमन ले लूं, ए यू स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो आई विल गेट जी साइन थीटा माइनस ए कॉस 2 थीटा। सो रेंज इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, सो व्हाट आई गेट इज आर इक्वल्स टू ए यू स्क्वायर by g square plus some function of theta, और इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। एंड नाउ वी कैन क्लियरली सी g sin 2 theta minus a cos 2 theta, that will be always लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये साइन का प्रॉपर्टी तो हम ढंग से जानते ही हैं, साइन और कॉस की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में तो हम जानते ही हैं। जो लोग भूल गए हो, मुझे ख्याल चाहिए ही होगी, उनके लिए कर देता हूं। चलो एक काम करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो g बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर कॉस 2 थीटा। सो सिंपली एक काम करो, ये वाला क्वांटिटी को बोल दो कॉस फाई और ये वाला क्वांटिटी को बोल दो साइन फाई। ये वाला क्वांटिटी को बोल दो कॉस फाई और ये वाला क्वांटिटी को बोल दो साइन फाई। सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा माइनस फाई। Now this has to be maximized. This has to be maximized, right? तो सिंपल सी बात है, this thing is less than or equals to 1, तो f of theta will be less than or equals to a square plus g square। ठीक है, सॉरी यहां पर एक मिस हुआ है, इंटू यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। सो अब ध्यान दो, तो आर मैक्स का वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? आर मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू ए यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम रेंज जो कि हम लोग निकाल सकते हैं। और थीटा की जहां तक रही बात,
occurs when 2 theta minus phi equals to 90 degree, यानी theta is equals to 45 degree plus phi by 2. ठीक है, 45 degree plus phi by 2, where phi is equals to tan inverse A by G. So this is the first method of solving the problem. Now अब लोग जो वेक्टोरियल मेथड सीखे थे उस वेक्टोरियल मेथड पे करते हैं. Now let us go for the method 2. अच्छा, what we define is, यहां पर A वेक्टर है, यहां पर G वेक्टर है. This is the G effective vector. This is the G effective vector. And that makes an angle of phi with the vertical, say. ठीक है. So now, इस पे अगर मैं ध्यान दूं, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर होगा, that will be nothing but a U vector into T plus half into G effective vector into T square. In the vectorial form I can write. So basically अगर मैं ग्राउंड से देखूं, this is my S vector. This is U vector into the time of flight T. क्योंकि ग्राउंड पे आ चुका है तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो चुका है. एंड G इफेक्टिव वेक्टर को मैं यहां पर ऐसे लिख दूं. अगेन इट डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू पाथ इनटू टी स्क्वायर. ठीक है, सॉरी, कैपिटल टी स्क्वायर. नाउ this makes an angle phi with the vertical. This makes an angle phi with the vertical. तो दोस्तों ये वाला एंगल जो होगा ये हमारा सिंपली आएगा 90 डिग्री माइनस फाइ, एंड दिस एंगल इज थीटा. तो हियर वी कैन क्लियरली सी दिस इज थीटा 90 माइनस दिस. तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा माइनस फाइ. दैट इज एंगल. अगेन आई डोंट वांट दिस अ गंदा टर्म, तो व्हाट आई कैन राइट इज यू वेक्टर इनटू टी. चलो लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड. u into t by sine of this will be cos phi. That will be the S vector का तो ये रेंज है by cos of theta minus phi. So what I have is R equals to U. T का जो वैल्यू आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल सिंपली 2u sin theta by g. So this will come out to be 2u squared sin theta by g into cos of theta minus phi by cos phi. This will come and we can clearly see. So this will be 2u squared sin theta by g. Here it will come out to be cos theta plus sin theta into tan phi. Tan phi you can clearly see is a by g. Tan phi we can clearly see is a by g. ठीक है. And now here it will come
2u² sin theta cos theta by g plus 2au² by g² into sin square theta. So we have obtained the exact same result what we had obtained before. We can clearly see. And obviously बात है ये काफी अच्छी मेथड भी है. एंड इस चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए वापस ये मैथ्स तो पूरी करनी ही पड़ेगी. इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. नाउ इफ वी लुक एट द थीटा, दिस इज 90 minus 5. Look. Now, this is the surface line. And this is the gravity line. Okay, this is the surface line. And this is the gravity line. Now, surface line और gravity line, ये जो angle बनेगा, we can clearly see. This will be 90 degree plus 5. And what we have obtained theta is 45 degree plus 5 by 2. तो जो मैंने वहां पर पढ़ाया था जो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा, स्टिल वी कैन सी जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज नथिंग बट द एंगल बाइसेक्टर. सो बेसिकली अब से अगर केवल एंगल निकालने के लिए बोले ना, गेम बहुत सिंपल है. सिंपली फाइंड द ग्रेविटी लाइन एंड ड्रॉ द सरफेस लाइन. जिस सरफेस पे हिट करवानी है, जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा फॉर मैक्सिमम रेंज, इट इज ऑलवेज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द ग्रेविटी लाइन एंड द सरफेस लाइन. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो हम लोगों ने ये प्रूफ किए हैं, ये जनरली किसी भी केस के लिए ये चीज ट्रू आया है. आगे हम लोग फ्लैट सरफेस के बदले हम करने वाले हैं इंक्लाइंड प्लेन. वहां पर भी ध्यान देना, ये एग्जैक्ट सेम रिजल्ट ही हमारे पास आने वाला है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं. सो दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द इंक्लाइन. ठीक है, द इंक्लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा. नाउ मैं यहां पर थीटा एंगल से कोई एक यू के साथ में प्रोजेक्ट कर रहा हूं. थीटा इज वेरिएबल. तो पहला सवाल तो यहां पर यह है, जो यहां पर मिनिमम कितना यू देनी पड़ेगी जो कि ये इसको हिट कर पाए इंक्लाइन को. ठीक है, और दूसरे सवाल में यह भी बोला गया है, जो अगर मैं यू मेरा गिवन है तो मिनिमम कितना टाइम का रिक्वायरमेंट है जो कि हमारा इंक्लाइन को वो चीज हिट करे. ठीक है, फॉर अ गिवन यू, व्हाट इज द मिनिमम टाइम इन विच इट कैन हिट्स द इंक्लाइन. दोनों क्वेश्चन काफी इंटर रिलेटेड है, एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले पागलपन वाली मेथड, यानी एकदम आंख बंद कर लो और आंख को बंद करते हुए सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज मेथड 1. और मेथड 1 पे हम जरा सा भी दिमाग नहीं लगाने वाले हैं. सो ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन है, मान लो. ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बोल दिया मैंने, सॉरी. ठीक है, so this is my positive direction of x-axis and this is my positive direction of y-axis. ध्यान देना, ये वाला स्ट्रेट लाइन जो हमारा एंगल बनाता है, दिस एंगल इज 180 माइनस अल्फा. ठीक है, अच्छा, तो ये वाला एक पैराबोलिक पाथ बनाएगा. ये वाला एक का पैराबोलिक पाथ जो है वो डेफिनेटली हमारा बनाएगा. ऑब्वियसली उससे पहले वो इंक्लाइन पे जाके हिट कर जाएगा, अगर वो हिट कर सकता है तो. हाँ, इट्स अ पॉसिबिलिटी जो वो हिट ना करे, यहां पर आ जाए. इट्स डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी, बट स्टिल एक पॉसिबिलिटी तो है वो हिट कर जाए. तो इस पैराबोला का जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हमारे पास आएगा y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर. दैट इज द पैराबोला. ठीक है, एंड नाउ
द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में अगर मैं देखूं तो मेरे पास आ जाएगा ये 0, डी पॉइंट, डी 0 पॉइंट के थ्रू पास करता है माइनस टेन अल्फा इंटू एक्स माइनस डी, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स टेन अल्फा प्लस डी टेन अल्फा, दैट इज द इक्वेशन। और इन दोनों को सॉल्व करते हुए अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, सॉल्विंग द टू, must give me real solution. Solving the two must give me the real solution. ठीक है? So let me solve. तो obviously y को मैं एलिमिनेट करूंगा, तो माइनस एक्स टेन अल्फा प्लस डी टेन अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आने वाली है। So what I have is gx स्क्वायर, पता नहीं भाई क्या होने वाला है मेरे साथ, इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस एक्स इंटू टेन थीटा प्लस टेन अल्फा प्लस डी टेन अल्फा राइट। नाउ इसका रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होनी चाहिए, सो व्हाट आई हैव इज tan थीटा प्लस tan अल्फा, इसका होल स्क्वायर माइनस 4d tan अल्फा इंटू जी सेक्स स्क्वायर थीटा बाई यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। दैट इज व्हाट आई हैव राइट नाउ। ठीक है, थीटा इज अ वेरिएबल एंड अल्फा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, so u square that will be greater than, यहां पर मैं लेकर आ जाता हूं तो वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा 2dg सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर। एंड नाउ यहां पर जो है फिर इसको हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, वी विल ट्राई टू डिफाइन द मिनिमम ऑफ दिस एंड फॉर दैट वी विल गेट द यू मिन, यू विल गेट द यू मिन। नॉट इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा गंदा कैलकुलेशन है। ठीक है, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस मेथड और ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई बढ़िया मेथड सोचते हैं। ठीक है, लेट्स सी। मेथड 1 पे मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। ठीक है, लेट्स कंसीडर द मेथड 2। नाउ सी,
ये मेरा ग्राउंड है और ये मेरा इंक्लाइन है, ये मेरा ग्राउंड है और ये मेरा इंक्लाइन है। नाउ मैं यू को कोई भी एंगल पे फेंक सकता हूं। बिफोर दैट एक चीज ध्यान दो, मैं काम करता हूं, ये जो पॉइंट है ओ, ये ओ से यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। एंड नाउ ध्यान देना, दिस इज अल्फा, दिस इज डी, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी डी साइन अल्फा। अच्छा, जी जो है वो मेरा इस डायरेक्शन पे है, जी को भी मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लिया, एक अलोंग दिस परपेंडिकुलर, एक अलोंग दिस। What I have is this angle is alpha and this will be g cos alpha. And without any loss of generality, मैं ये वाले डायरेक्शन पे दो कंपोनेंट सोच सकता हूं, एक along this और u2 और एक perpendicular to this. Now the important arguments come into play. Look, whatever be the value of u2, it will not help you reach the incline. Whatever be the value of u2, तुम उसको कितना भी बड़ा रख लो, it doesn't matter. It is not going to help you to reach the incline, क्योंकि ये तो इसके अलोंग है, ये U2 केवल इस डायरेक्शन के अलोंग इसको मूव करवाएगा। बेसिकली ध्यान दो, जो इंक्लाइन तक तुम्हें पहुंचाएगा वो तो हमारा U1 ही पहुंचेगा, यानी द आर्गुमेंट इज ओनली U1 विल हेल्प to reach the incline. U2 is simply my west. अगर मैं U को फेंकता हूं, उसका दो कंपोनेंट U1 और U2 है, तो बेटर है अपना पूरा जो ताकत है वो मैं U1 के अलोंग डाल दूं, U2 के अलोंग में डालू ही ना, तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर U मिनिमम U1 must be U and U2 must be 0. And in the direction perpendicular to it, it must have a displacement of d sin alpha. सो मैं ये वाले डायरेक्शन पे अगर मैं बात करूं तो 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2g cos alpha into d sin alpha. So u square in this case will be equals to gd into sin 2 alpha. तो to reach incline, पहली बात u जो होना चाहिए that must be greater than or equals to gd sin 2 alpha. पहली बात तो ये है, u must be greater than or equals to gd into sin 2 alpha. ठीक है, एंड जो हमारा करस्पॉन्डिंग थीटा होना चाहिए, दिस इज अल्फा, दिस इज 90, so this is 90 minus alpha, and theta must be equals to
90 डिग्री माइनस अल्फा. थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस अल्फा. तो हमें अपनी पूरी ताकत को जो काम का कंपोनेंट है उसी पे लगाना चाहिए. ठीक है. एंड ध्यान दो जो सेकेंड पार्ट है जस्ट इसका उल्टा है. तो इफ u इज गिवन देन फॉर t minimum थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस अल्फा. यानी मिनिमम टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट तो हमारा फिक्स है, रिटार्डेशन जो है वो हमारा फिक्स है. तो अगर हमें मिनिमम टाइम पर पहुंचना है तो हमें अपनी पूरी ताकत को उसी डायरेक्शन में दे देना पड़ेगा. तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डी कॉस अल्फा, अच्छा डी साइन अल्फा. तो डी साइन अल्फा माई इज इक्वल्स टू u into t minus half g cos alpha into t square. This is the minimum time. So g cos alpha into t square minus 2ut plus d plus 2d sin alpha that must be equals to 0. राइट. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम आएगा हमारे पास दैट विल बी 2u प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर माइनस 8gd साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2g cos alpha. अच्छा ऑब्वियसली यहां पर जो है माइनस वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंक्लाइन पे 2 बार हिट करेगा. ये पहला वाला टाइम जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेरा हाइपोथेटिकल पैराबोला है वो इस इंक्लाइन को 2 बार कट करने वाला है. ठीक है. तो जो स्मॉलर टाइम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो जो मिनिमम टाइम है टी मिन, थोड़ा सा अब देखो 2 तो कट जा रहा है, 4 बाहर आ जाएगा. u माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर यहां पे आ जाएगा 2gd साइन अल्फा कॉस अल्फा. तो इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए लेट्स राइट इट एज gd साइन 2 अल्फा एंड दैट डिवाइडेड बाई g cos अल्फा. सो दैट इज द मिनिमम टाइम एट विच इट विल रीच. मैं मेथड 1 पे बस इसलिए चालू किया था वो दिखाने के लिए जो प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्सिटी किस लेवल की होने वाली है. ये हमारा फंक्शन ऑफ थीटा है, इसके बारे में आगे दिमाग लगाओ. इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखो, फिर डिफरेंशिएट करो, क्वोशिएंट रूल लगाओ. इट इज गोइंग टू बी लिटरली अ हेल. ठीक है. ये जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके पैरेलल कंपोनेंट हमें पहुंचा तो किसी भी तरीके से नहीं सकता है इंक्लाइन पे. u2 इज कंप्लीटली वेस्ट. ये वाला बात अगर हम रियलाइज कर लें तो प्रॉब्लम हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाती है. ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्या बोला है? जो हमारा एक पैराबोला है, पैराबोलिक पाथ है. ठीक है. ये 3 पोस्ट है, 24 मीटर, 40 मीटर और 36 मीटर. ये तीनों पोस्ट को वो पार कर रहा है. ठीक है. जस्ट टच करते हुए पार कर रहा है. ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है. राइट. अब क्या बोला है, ध्यान देना. जी जो है वो मेरा डाउनवर्ड है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट. ये बोला है जो 24 मीटर का पोस्ट और 40 मीटर के पोस्ट को पार करने में जो टाइम इंटरवल है टी नॉट, 40 और 36 करने में टाइम लगता है 2t नॉट, डबल टाइम लगता है. तो सवाल यहां पर यह है जो पूरे प्रोसेस के दौरान ये वाला पत्थर जो है जो इसको टच करते हुए जा रहा है तीनों पोस्ट को, उसका जमीन से मैक्सिमम हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट हमारी कितनी होने वाली है, ये चीज जो है ये हमें पूछा गया है. राइट. अच्छा, किस तरीके से करेंगे ये वाले क्वेश्चन को, सबसे पहले देखते हैं. अच्छा, ये वाला जो हमारा ये है
24, 40 और 36। मान लो अगर मैं ग्राउंड से बात करूं, ठीक है, तो यहां पे 24 वगैरह पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये सब भी देखना पड़ेगा। मैं बेटर क्या सोचता हूं, भाड़ में जाए, मैं यही से एक नया प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों ना सोच लूं। यानी मैं ट्रंकेट कर दिया, भाड़ में जाए, ये पहले क्या हो रहा है 24 पे कैसे पहुंच रहा है, अल्टीमेटली यहां से अगर मैं फेंकूंगा तो इन दोनों को टच करते हुए जाएगा, ये तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये बोलना चाह रहा हूं 24 पहुंचने के पहले क्या हो रहा है वो मेरे लिए कंप्लीटली इररिलेवेंट है। मुझे जिस चीज से मतलब है वो तो केवल और केवल जो ये पहला जो पॉइंट जहां पर टच किया है उसके बाद जो दोनों को टच कर रहा है उन दोनों से मुझे मतलब है। तो मैं नीचे वाला पोर्शन को पूरा ट्रंकेट कर दिया और जो मैंने नया क्वेश्चन फ्रेम किया वो ये है, ध्यान देना, जो यहां से मैं फेंका, ये मेरा, देखो बाकी पैराबोला में मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं लाया, मतलब मेरे वीवाई को इस तरीके से फेंकूंगा जो कि यहां पर वो टच करे, वो उसका हेडेक है। वीवाई का वैल्यू तो मुझे निकालने के लिए कहीं बुलाई नहीं है, राइट। यहां पर सबसे पहले मेरे पास एक 16 मीटर ऊंचा पोस्ट है और यहां पर मेरे पास एक 12 मीटर ऊंचा पोस्ट है। ये वाले को मैंने मान लेता हूं t=0, ये वाला जहां से मैंने फेंका वो मेरा स्टॉप वॉच चालू हुआ, यानी पहला पोस्ट को टच किया मैंने स्टॉप वॉच चालू कर दिया। तो ये वाला जो पहुंचेगा वो t=t0 पर पहुंचेगा और ये पहुंचेगा t=3t0 पे, ठीक है। अच्छा, आई डोंट केयर अबाउट द vx, वो तो उसका हेडेक है। नाउ फॉर vy, इस इंस्टेंट पे मान लो जो हमारा वेलोसिटी है वो vy है, ठीक है। vy यहां का वेलोसिटी नहीं है, वो पहुंचने के बाद जो vy बना है वही मेरा इनिशियल वेलोसिटी बन गया है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, 16 will be vy into t0 minus half g t0 square, उसको मैंने 5 लिख दिया। और सिमिलरली दूसरा वाला 12 is equals to vy into 3t0, vy into 3t0, ठीक है, माइनस 45 into t0 square, right? So now simply solve, इसको into 3 कर दो और सब्सट्रैक्ट करो, तो मेरे पास हो जाएगा 48 माइनस 12 36। ये वाला टर्म तो हमारा कट गया है, तो हमारे पास जो बचेगा 15 माइनस 15 प्लस 45 यानी 30 t0 स्क्वायर, यानी t0 स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास आ गया है 6/5 और t0 का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। तो मेरे पास vy का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 16 प्लस 5 t0 स्क्वायर, यानी 6 डिवाइडेड बाई t0, दैट इज 22/t0। ये मेरा vy है और ये वाला जो vy है, अच्छा ग्राउंड पे अगर मैक्सिमम हाइट होगा तो यहां से भी तो हमारा मैक्सिमम हाइट होगा, लेट अस टेक इट एज h0, और h लिखने के बाद h लिखने के लिए बोलेगा, ये मैं h0 निकालूंगा और उसके बाद उसके साथ 24 ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, मेरे पास h0 का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज नथिंग बट v0 स्क्वायर बाई 2g, दैट इज 20। So what I have is h0 equals to 22 square divided by 40 into t0 square, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। मेरे ख्याल से मैंने सही किया हूं सब कुछ,
ये 20 है, नहीं सॉरी ये 4 हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 4, यानी 121/6 आ जा रहा है, राइट। तो ग्राउंड से हमें पूछा गया है, तो कैपिटल H विल बी इक्वल्स टू 24 प्लस 121/6, दैट इज 265/6 मीटर। सो दैट इज द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड, जो कि हम लोगों ने आसानी से निकाल दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन का मेन जो हिंज पॉइंट था वो एक ही था, और वो ये था, जो हमारा जो इनिशियल पॉइंट है, ग्राउंड को लेना भूल जाओ, सिंपली जब पहला वाला पोस्ट को टच किया, वहां से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू करो तो काफी आसानी से हो जाएगा। अगर तुम ग्राउंड से करोगे तो तुम्हें पहले ये वाला टाइम t1 लेना पड़ेगा, तो एक रिडंडेंट सा वेरिएबल जो है वो हमें लेना पड़ेगा। सो वी हैव अंडरस्टूड अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, द ट्रंकेशन कॉन्सेप्ट। अगर कहीं पर ग्राउंड से पहले क्या हो रहा है वो हमारा इररिलेवेंट बन जाए, तो वहां पर हम मोशन को पहले उस पॉइंट ऑफ टच जो है वहां से एनालाइज करना चालू करेंगे। अगला 2 एप्लीकेशन में मैं इस चीज के ऊपर बहुत बढ़िया चीज समझाने वाला हूं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ये बोला है, मैंने एक ट्री ट्रंक पड़ा हुआ है और ये इसको तुम्हें पार करना चाहते हो ग्राउंड से, ये ट्री ट्रंक को जंप करके इसको पार करना है, तो मिनिमम कितना स्पीड से हमें कूदना पड़ेगा जो कि ये ट्री ट्रंक पार हो जाए। अच्छा, ये कहीं पर भी मैं नहीं जानता हूं जो मैं कहां से कूदूंगा, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, मुझे पास वो उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। वो कहीं से भी कूद सकता है, यहां पर वो जो पार्टिकल है वो कहीं से भी कूद सकता है। मान लो एक मच्छर है, उसको कूदने का मन कर गया, तो मच्छर कहीं से भी कूद सकता है, बस वो वैसा कूदेगा जो कि उसको मिनिमम एफर्ट डालना पड़े। अच्छा, इसमें लोग अक्सर एक गलती करते हैं, ये बोलते हैं जो ये टॉप मोस्ट पॉइंट को टच करके जाने पर हमें मिनिमम एफर्ट डालने की जरूरत है। देयर इज नो प्रूफ ऑफ इट। व्हाट आई एग्री, तुम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को मिनिमाइज कर रहे हो, सो दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ Vy, दैट आई एग्री। बट द पॉइंट इज, टॉप मोस्ट पॉइंट को टच करने पर तुम्हारा Vx भी मिनिमाइज हो रहा है, इस चीज की कोई भी गारंटी डेफिनेटली नहीं है। सबसे पहले हमें इस बात को रियलाइज करनी पड़ेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो यहां पर हमारा Vy जो है वो भी हमारा मिनिमाइज हो रहा है, Vx जो है वो भी हमारा मिनिमाइज हो रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ध्यान दो, सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट को टच करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मच्छरी है रजनीकांत नहीं जो वो ट्री ट्रंक के थ्रू पार हो जाएगा। आई हैव टू मेक अ पैराबोला, जो पैराबोला इस सर्कल को इंटरसेक्ट ना करे, बस उसको टच करते हुए जाए, यानी आगे भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। केवल वो वाला पॉइंट पे टच होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे भी टच जो है वो हमारा नहीं होना चाहिए। यानी तुम जो Vy निकाल कर दोगे, क्या गारंटी है वो जो करस्पॉन्डिंग पैराबोला है वो हमारा यहां पर कोई अंदर से इस रेड सर्कल, इसके अंदर से जो है वो हमारा पास नहीं कर रहा है। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टच करता हुआ पाथ हमारा ऑप्टिमल पाथ है। देयर इज नो प्रूफ रिगार्डिंग इट। हम इस चीज को मान के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हां, अगर वो ऑप्टिमल पाथ एग्जिस्ट करेगा, हम जब सॉल्व करेंगे वो अपने आप आ जाएगा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो गारंटी दैट द टॉप मोस्ट पॉइंट टचिंग पॉइंट इज द ऑप्टिमल पाथ, बिकॉज हो सकता है टॉप मोस्ट पॉइंट पाथ के थ्रू जो टच करता हुआ जो पैराबोला हमारा पहला पैराबोला जो बन रहा है, दैट मे रिक्वायर अ लार्ज वैल्यू ऑफ रेंज, यानी अ लार्ज वैल्यू ऑफ Vx। ठीक है, ध्यान दो।
सो वी डोंट नो एनीथिंग, तो हम ये एज्यूम करेंगे ये वाला कुछ इस तरीके से टच करते हुए जा रहा है, ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट पे जस्ट टच करेगा, टच तो करना ही पड़ेगा, टच नहीं करना कभी भी ऑप्टिमल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आराम से पार कर रहा है तो बेटर तो ये है ना वो टच करते हुए जाए, उसमें और कम स्पीड चाहिए होगी, तो टच करना तो डेफिनेटली ऑप्टिमल है, ये बात तो गारंटेड है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे टच कर रहा है वो ऑप्टिमल है, इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, वो हम बकवास कर रहे हैं। सो मान लो यहां पर जो है ये वाले पॉइंट पे वो टच कर रहा है जो हमारा सर्कल के सेंटर पर बीटा एंगल बनाता हो। अच्छा, यहां पर अगर बाय सिमेट्री यहां पर अगर बीटा है तो यहां पर भी एंगल बीटा है, और यहां का जो वेलोसिटी होगा वो हमारा टेंजेंशियल होना चाहिए, तो ध्यान देना हॉराइजन दिस एंगल इज 90 माइनस बीटा, नाउ दिस इज रेडियस, दिस इज टेंजेंट, so if the whole angle is 90 and this is 90 minus beta, so this angle is also beta. So बाकी प्रॉब्लम जाए भाड़ में। right now I have a new problem in hand. Let us truncate this. ठीक है, और इसको ट्रंकेट करके अब जो मेरा प्रॉब्लम बन गया है वो हमारा कोई बीटा एंगल पे कूदेगा, और बीटा एंगल पे कूदते हुए वो यहां पर पहुंचेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी डेफिनेटली हमारा बीटा है। अच्छा बाय द वे, ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ जो है वो हमारा कितना है, वो हम ट्रिगोनोमेट्री लगाते हुए आसानी से निकाल सकते हैं। दिस इज द रेडियस आर, दिस इज बीटा, सो दिस विल बी आर साइन बीटा, ठीक है, दिस इज आर, दिस इज बीटा, सो दिस इज आर साइन बीटा, एंड सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2r साइन बीटा, ठीक है। और यहां पर इसका वेलोसिटी है मान लो v, यहां पर जो उसका प्रोजेक्शन स्पीड वेलोसिटी था वो था हमारा u, ठीक है, वो कुछ अलग ही एंगल पे था, सपोज दैट एंगल इज थीटा, आई डोंट नो, ठीक है। नाउ दिस इज v, g मेरा इस डायरेक्शन पे है, g मेरा इस डायरेक्शन पे है, रेंज जो है वो हमारा होना चाहिए 2r sin बीटा, देयरफॉर 2r sin बीटा इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2v² बाई g इंटू साइन बीटा कॉस बीटा, 2 काट के खुश हो जाओ, साइन बीटा काट के भी खुश हो जाओ, तो v² विल बी इक्वल्स टू gr इंटू सेक बीटा। ये चीज मेरे पास साफ साफ आ चुका है। तो ये वाला पॉइंट पे जो हमें वेलोसिटी चाहिए दैट विल बी इक्वल्स टू v² विल बी इक्वल्स टू gr सेक बीटा। एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्रॉब्लम का, v और u में रिलेशन में और एक तरीके से निकाल सकता हूं, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये वाला पॉइंट पे v है, ये वाला पॉइंट पे u है, अगर मैं ग्राउंड से इसका हाइट को निकालूं तो ये वाला है r cos बीटा और ये है r, तो ये हाइट जो है दैट इज r इंटू 1 प्लस कॉस बीटा। सो दोस्तों, इन दोनों पॉइंट पे अगर मैं एनर्जी को कंजर्व करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा, इसी को रेफरेंस लेवल मान रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, तो 9-10 में इतना लेवल का वर्क काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेशन तुम लोग पढ़े हो, ठीक है ना। सो हाफ mv² प्लस द राइज इन पोटेंशियल एनर्जी
that will be equals to half m into u square. So what I have is m is cancelled. U square will be equals to v square plus 2 gr into 1 plus cos beta. So what I have is u square equals to, now v square का वैल्यू तो gr तो कॉमन ले लूं, वो तो जा रहा है, सेक बीटा प्लस 2 कॉस बीटा प्लस 2, that is the value of u square and that depends upon beta. अच्छा, अगर तुम लोगों का क्लेम सही था, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो इसका मिनिमम जब एग्जिस्ट करेगा उसके लिए मेरा बीटा ऑटोमेटिकली 0 आ जाना चाहिए. बीटा 0 में अलाउ तो करूंगा, अगर वो होना है तो इन दैट केस ये आ जाएगा. लेट्स सी वो आता है या नहीं. ध्यान दो, सेक बीटा प्लस 2 कॉस बीटा बाई 2 is greater than or equals to am is greater than or equals to gm. sec into cos तो 1 हो जाएगा तो √2 हो जाएगा. तो हमारे पास ये आ जाएगा जो sec बीटा प्लस 2 cos बीटा is greater than or equals to 2√2. तो मेरे पास आ जाएगा u square will be greater than or equals to 2 तो बाहर ले लो 2gr into √2 plus 1. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ u will be under root 2gr into √2 plus 1. ठीक है, u का जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट विल बी अंडर रूट 2gr इंटू √2 plus 1. सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ u एंड लेट्स सी बीटा क्या आ रहा है. ऑब्वियसली बात है, ऑकर्स व्हेन सेक बीटा इक्वल्स टू 2 cos बीटा. It happens when sec beta equals to 2 cos beta, right? So what I have is cos square beta equals to half, यानी beta equals to 45 degree. तो ऑब्वियसली हम जो सॉल्यूशन सोचेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट पे टच करता हुआ, वो डेफिनेटली हमारा गलत होने वाला है. ओके दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन. ओके, काफी लंबा डिस्कशन रहा है इस पूरे चीज का. बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराया क्योंकि प्रोजेक्टाइल के ऊपर थोड़ा क्वेश्चंस किए हुए होने चाहिए, अदरवाइज हम लोग थोड़ा स्ट्रगल करेंगे. ठीक है, तो पहले मैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के ऊपर थोड़ा काफी ज्यादा फोकस किया, जो कि बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाए. ठीक है ना, राइट. सो मेरा जमीन के ऊपर एक रेगुलर हेक्सागन रखा हुआ है जिसका साइड लेंथ जो है वो दैट इज 2a. ठीक है, एंड अब मैं यहां से एक पत्थर को फेंक रहा हूं एट एन एंगल ऑफ थीटा एज शोन, जो हमारा इस हेक्सागन का चारों वर्टेक्स को टच करता हुआ ग्राउंड टू ग्राउंड गिर रहा है. तो सवाल यह है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहा है. ठीक है, जो इसका हमारा रेंज है ऑन ग्राउंड वो हमारा कितना रहा है, और जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो अगर थीटा है तो इन दैट केस tan थीटा का वैल्यू कितनी होगी. अच्छा, नाउ लेट्स सी ये वाला क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं. अच्छा, एक बात समझो, अगर ये वाला पॉइंट को टच कर रहा है तो ये वाला पॉइंट को टच करेगा ही करेगा, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्री है. यानी मैं सिमेट्रिकली प्रोजेक्ट किया हूं तो ऑब्वियसली बात है इसको टच कर रहा है तो इसको भी टच कर रहा है, यानी दोनों में से एक का टचिंग कंडीशन मेरे लिए सफिशिएंट है. पहली बात तो ये है, राइट. अच्छा, अगर साइड लेंथ 2a है तो ये वाला लेंथ जो है दैट इज डेफिनेटली 4a, एंड आई एम नाउ ट्रंकेटिंग एट दिस लेवल.
ना यहां पर जो हमारा प्रोजेक्ट हुआ है, मान लो यहां का वेलोसिटी है v और यहां जो एंगल बनाता है दैट इज फाई। ठीक है, एक आइडिया क्लिक किया दिमाग पे। अच्छा, ये पॉइंट को टच करेगा तो इसको टच करेगा ही करेगा। हमें बस एक पॉइंट को टच कराना जिम्मेदारी है मेरी, क्योंकि सिमेट्रिक ग्राफ है। तो क्यों ना हम एक काम करें, इसको ट्रायंगुलर वेज वाला प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। सो बेसिकली ट्रायंगुलर वेज का एक एंड से मैं फेंक रहा हूं, उसका ये वर्टेक्स को टच करते हुए दूसरा एज पे गिर रहा है। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। नाउ प्लीज ऑब्जर्व दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज डेफिनेटली 30 डिग्री। ये तो हम रेगुलर हेक्सागन में जानते हैं यार, ये तो हमें करना आना चाहिए। ठीक है, दैट वन इज 120, ये दोनों साइड इक्वल है तो 30-30 ये हमारे पास पहले आ जाएगा। और ये वाला जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है तो ये 60 है, दैट आई नो। तो यहां पर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसके लिए अगर मैं बोलूं तो मैंने बोला था जो वो रिजल्ट को याद रख लो, tan phi इज नथिंग बट tan 60 प्लस tan 30। सो tan phi will be equals to √3 plus 1 by √3, that is 4 by √3, that is tan phi। और यहां तक का जो रेंज है दैट इज इक्वल्स टू 4a। ये सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रंकेशन पे बेस्ड है, यानी नीचे क्या हो रहा है वो जानने की जरूरत मेरे पास राइट नाउ नहीं है, क्योंकि यहां पर तो कुछ भी हो रहा हो आई रियली डोंट नो, वो तो बात की बात है, देखी जाएगी। सो लेट्स सी, tan phi जो है वो है हमारा 4 by √3 और उसके करस्पॉन्डिंग जो रेंज है, उसके करस्पॉन्डिंग जो रेंज है वो है हमारा 4a। वो जो है वो है हमारा 4a। ठीक है, सो वो अगर 4a है तो मैं लिख सकता हूं v² by g into 2 sin phi cos phi, that is equals to 4a। अच्छा, tan phi का वैल्यू अगर 4 by √3 है, ठीक है, बाय द वे इसका कैलकुलेशन बहुत गंदी है तो प्लीज बियर विथ मी और देखते रहना मैं कोई गलती कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, संभावना है गलती करने की, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से। आ, 16, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 by √19, हाँ, और ये हो जाएगा 1 by √3 by √19, that is equals to 4a। सो मेरे पास v² की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 38, सॉरी पहले 4 काट दो अच्छा रहेगा। v² की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 19 ag by √3 into a। ये है हमारा v² की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहली बात ये चीज तो हमारे पास आ चुका है। ना अब u² का वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे? u² की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ध्यान देना। अच्छा बाय द वे एक चीज, vx मेरे पास आ जाएगा, vx मेरे पास आ जाएगा क्योंकि आई नो द वैल्यू ऑफ tan phi, आई नो द वैल्यू ऑफ v। तो vx का जो वैल्यू है दैट विल बी सिंपली v cos phi, और वो तो हमारा, और वो जो रहेगा वो तो हमारा इनवेरिएंट रहने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी एन इनवेरिएंट। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू cos phi, that is √3 by √19 into मैंने गलती कर दिया था, बच गया, यहां पे 2 लिखना भूल गया था, सॉरी। हाँ,
और √19 AG डिवाइडेड बाई रूट ओवर कितना आया था, रूट ओवर 2√3, राइट। सो Vx का वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा। अच्छा, अब जो है ना सिर्फ कैलकुलेशन ही है, तो दैट विल बी √3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ √3, यानी रूट ओवर ऑफ √3 बाई 2 into √AG. This will be my value of Vx. ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ Vx, जिसको मैं कंप्यूट कर सकता हूं। अच्छा, अब जो है V² मेरे पास आ गया है, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड मोर इन U। ये U कितना होगा ये मुझे निकालनी है, क्योंकि उसी के ऊपर तो रेंज वगैरह सब कुछ आने वाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह के लिए भी। तो मैंने इन दोनों पॉइंट पे सिंपली एनर्जी कंजर्व कर दूंगा। नाउ ध्यान देना, ये वाला साइड लेंथ 2a है, ये वाला एंगल जो है वो है हमारा 30 डिग्री, तो ये वाला लेंथ जो आएगा दैट विल बी 2a cos 30, यानी ये वाला लेंथ जो आएगा दैट विल बी √3 into a। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट पे आप एनर्जी कंजर्व कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा half mu² is equals to half mv² plus mg into √3a. Okay, so what I have is mm gone, U² equals to V² plus 2√3 AG. Now V² का वैल्यू 19 AG by 12, ये आ जाएगा, सॉरी 19 AG by 2√3 plus 2√3 AG। तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहां पर 9, यहां पे हो जाएगा 12, ठीक है। सो दैट विल बी 31 AG by 2√3. This will be the value of U². अच्छा, अब ध्यान देना, U² जो है दैट इज नथिंग बट Vx² प्लस Vy इनिशियल स्क्वायर, दैट इज द Vy इनिशियल स्क्वायर। तो Vy इनिशियल स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं निकालूं, Vy इनिशियल स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं निकालूं, that is 31 AG by 2√3 minus Vx², यानी मेरे पास आ जाएगा √3 AG by 2। सो यहां पर जो आ जाएगा, यहां पर 2√3 कॉमन ले लो, तो यहां पर हो जाएगा 31, यानी 30, मैंने सही किया हो क्या सब कुछ, होप सो। 2√3 आ जाएगा, हाँ स्क्वायरिंग तो मेरा सही है, सो ठीक है। नहीं सॉरी 30 थोड़ी ना हो रहा है, वहां पे √3 भी तो जाएगा, यहां पे 31 होगा और यहां पे 3 होगा। ओके, 28 AG, यानी दिस इज 14 AG by √3, ये हमारे पास आ जाएगा Vy इनिशियल। सो
मेरे पास वी वाई इनिशियल का वैल्यू जो है दैट इज रूट ओवर 14 AG/3 टू द पावर 1/4। तो मुझे Vx इनिशियल मालूम है, Vx तो मालूम ही है और Vy इनिशियल मालूम है। तो अब बेसिकली सब कुछ मुझे मालूम है, तो एक एक करके सब निकाल देंगे। ध्यान दो, सबसे पहले tan थीटा। tan थीटा हमारे पास क्या होता है, Vy अपॉन Vx। तो tan थीटा का वैल्यू आएगी, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा रूट ओवर एजी गॉन, तो यहां पर मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज रूट 14 इंटू रूट 2 आएगा। तो ऊपर तो आ जाएगा रूट ओवर 28 और नीचे आ जाएगा रूट 3, तो रूट ओवर 28/3 ये हमारा tan थीटा का वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये पूछा है जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वहां पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचना है वहां पर जो टाइम लगेगा उसका इंटू 2। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा दैट विल बी 2/g इंटू वी वाई इनिशियल, यानी रूट ओवर 14 AG डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ 1/4। तो मेरे पास आ जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज 2, दैट इज 14A बाई रूट 3g। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। और Vx मुझे मालूम है, यहां पर Vx मुझे जो है वो यहां पर मालूम है, तो मुझे जो निकालनी है वो है रेंज। रेंज R जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली Vx इंटू टी। तो 3 टू द पावर 1/4 इंटू रूट 2 रूट ओवर AG 2 3 टू द पावर 1/4 नीचे आ जाएगा रूट ओवर 14A/g। ये हमारे पास रेंज आएगा। नाउ 3 टू द पावर 1/4, 3 टू द पावर 1/4 इज कट, तो g इज कट। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी ए तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, ए हमारा बाहर आ जाएगा और यहां पर एक रूट 2 भी बाहर कर लो तो ये सिंपली आ जाएगा 2√7a। सो दैट इज द रेंज 2√7a। मैक्सिमम हाइट निकालने बोलेगा वो भी हम निकाल देंगे। Vy स्क्वायर इनिशियल हमें मालूम है, तो जो मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड होगा h अगर कोई पूछेगा तो दैट विल बी Vy इनिशियल स्क्वायर बाई 2g। So Vy initial square by 2g, g gone 7, that is 7a by रूट 3। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। Again, it was a question based on truncation. Analysis इस पॉइंट से करेंगे तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज जो है ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बनने वाली है। ओके, तो विद दिस हम लोगों का ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के ऊपर अच्छा खासा चर्चाएं जो है वो हमारी समाप्त होती है। ओके।